हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2011 का पेपर है। 13 नवंबर 2011 को यह परीक्षा हुई थी। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन को। इसके हम क्वेश्चन करेंगे जो आपका 2011 का पेपर है। इसके सभी प्रीवियस ईयर पेपर को करेंगे। देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस बने थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीडीपी के हमने सभी प्रीवियस ईयर पेपर को करा दिया है। आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सभी क्लासेस को चलाया है और सभी टॉपिक को कराया है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है कि लवण जो जो जल का अवशोषण करता है वह क्या कहलाता है। वह लवण है जो जल का अवशोषण करता है, क्या कहलाता है। हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है या एनहाइड्रस लवण कहलाता है या हाइड्रोफिलिक लवण कहलाता है या हाइड्रोफोबिक लवण कहलाता है। क्या कहलाता है जो जल का अवशोषण करता है। जो जल का अवशोषण करता है वह क्या कहलाता है। हाइड्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हाइग्रोस्कोपिक। क्या कहलाता है। हाइग्रोस्कोपिक कहलाता है। यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र का प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उसके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो क्रोड संरक्षण है या स्वस्थानीय संरक्षण है या अपस्थानीय संरक्षण है या परिधीय संरक्षण है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है वह स्वस्थानीय संरक्षण है। क्या है वह स्वस्थानीय संरक्षण है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि समुद्री कछुओं को जीवांत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वह 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है। तो कैनेप्स रिडले की सबसे अधिक संख्या है या लागरहेड की है या ओलिव रिडले की है या फ्लैट बैंक की है। तो आपको बताना है कि कछुओं की प्रजाति में सबसे अधिक जो जनसंख्या है वह किसकी प्रजाति में है। तो आपको इसमें बताना है कि सबसे अधिक संख्या किसकी है। सबसे अधिक संख्या किसकी है। तो ओलिव रिडले की सबसे अधिक संख्या है। इसका राइट आंसर हो जाता है ओलिव रिडले। ओलिव रिडले क्या है, एक समुद्री कश्यप होता है, उसकी जो जनसंख्या है वह सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि विश्व ऊष्मायान के लिए निम्न में से कौन एक कारक है। विश्व ऊष्मायान के लिए निम्न में से कौन एक कारक है। तो आपको इसमें बताना है कि वाहनों से निकलने वाली गैस, पेड़ पौधों से निकलने वाली गैस या भट्टियों से निकलने वाली गैस या रसोई गैस। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताना है कि कौन सी वह गैस है जो ऊष्मायान के लिए एक कारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 वाहनों से निकलने वाली गैस। कौन सी गैस जो वाहनों से निकलती है वह गैस हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है कि धातुमय में प्रस्तर किसे कहा जाता है। धातुमय में प्रस्तर किसे कहा जाता है। तो बिटुमिन को, बॉक्साइट को, मेटालाइट को या अयस्क को। तो किसे क्या कहा जाता है, धातुमय प्रस्तर। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है। तो अयस्क को धातुमय प्रस्तर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाता है। अयस्क को क्या कहा जाता है, धातुमय प्रस्तर कहा जाता है क्योंकि यह धातुओं से प्राप्त होती है। अयस्क किससे प्राप्त होती है, धातुओं से प्राप्त होती है, इसलिए धातुमय प्रस्तर इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि पेड़ पौधों प्रदूषण को घटाते हैं
क्योंकि वह अवशोषण करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वह प्रदूषण को हटाते हैं, तो वह किसका अवशोषण करते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड का करते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, या फिर नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं। तो आपको बताना है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वह किसका अवशोषण करते हैं। उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का यह क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं, और ऑक्सीजन का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। ऑक्सीजन का क्या करते हैं? यह उत्सर्जन करते हैं, और अवशोषण कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि भूकंप को मापा जाता है। भूकंप को हम किससे मापते हैं? बोफार्ट पैमाने में, डेसिबल में, या न्यूटन में, या रिक्टर पैमाने में। तो भूकंप को किससे मापते हैं? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, रिक्टर पैमाने में। रिक्टर पैमाने में हम भूकंप की तीव्रता होती है उसको मापते हैं। भूकंप की तीव्रता को मापते हैं रिक्टर पैमाने में। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। महासागरों में जल स्तर की वृद्धि का कारण क्या है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, या अत्यधिक वर्षा, या अम्ल वर्षा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना यही क्या हो जाता है? महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 9 कि वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। वातावरण में अत्यधिक जो हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, कौन सी गैस है जो वातावरण में हानिकारक है? तो एस है, H2S है, या SF6 है, या SO2 है। तो हानिकारक गैस बतानी है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, SO2। SO2 गैस है, वह कैसी गैस है? सबसे हानिकारक गैस है। इसका नाम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या नाम है इसका? सल्फर डाइऑक्साइड इसका नाम है। और यह गैस क्या है, और इस गैस से क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि यह जो आपका वातावरण होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। और जब यह जल में मिल जाती है, यानी कि जब वर्षा होती है जल में मिल जाती है, जैसे आपका जो ताजमहल है उसका जो ताजमहल का जो रंग है वह पीला किसकी वजह से हुआ है? तो वह अम्लीय वर्षा की वजह से पीला पड़ गया है, यानी कि SO2 की वजह से वह पीला पड़ गया है। SO2 की वजह से वह जो ताजमहल है आपका, उसका रंग कैसा पड़ गया है? पीला पड़ गया है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों के द्वारा, मछलियों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, या सूर्य प्रकाश के द्वारा। तो वायु प्रदूषण को कम कैसे किया जा सकता है? तो हम वृक्षों के द्वारा वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। वृक्षों के द्वारा वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं क्योंकि वृक्ष हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? वह कार्बन डाइऑक्साइड को वृक्ष ग्रहण करते हैं, और जो ऑक्सीजन होती है उसको क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे वह ग्रहण करते हैं। तो वृक्षों के द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को, या 5 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर C, यानी कि 3 है आपका कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और इसकी जो सर्वप्रथम बैठक हुई थी, सर्वप्रथम
बैठक हुई थी, कहाँ पे हुई थी? इसकी बैठक हुई थी स्कॉटलैंड में। कहाँ पे हुई थी? स्कॉटलैंड में इसकी बैठक हुई थी। स्कॉटलैंड में इसकी बैठक हुई थी। और कब हुई थी? वर्ष कौन सी थी? वर्ष की बात करते हैं तो वर्ष कौन सी थी? 1972। 1972 में स्कॉटलैंड में इसकी बैठक हुई थी 5 जून को। तब से कहा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा। 5 जून 1972 से कहा गया था कि जो पर्यावरण दिवस है वह मनाया जाएगा। और यह समस्या क्या थी? समस्या यानी कि विश्व पर्यावरण की जो समस्याएं थी कि जागरूकता फैलाने के लिए, यानी कि लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इसकी बैठक की गई थी स्कॉटलैंड में। और 5 जून 1972 में पर्यावरण के लिए के लोगों में जागरूकता फैले और 5 जून को लोग अपने आसपास कुछ पेड़ लगाएं तो पर्यावरण की रक्षा करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो आयन मंडल, ओजोन परत, या क्षोभ मंडल, या चुंबक मंडल। तो आपको बताना है कि जो सूर्य से हानिकारक किरणें निकलती हैं उसके स्तर के लिए कौन सुरक्षित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, ओजोन परत। ओजोन परत से क्या होता है? जो पराबैंगनी सूर्य से किरणें निकलती हैं, जो पराबैंगनी सूर्य की किरणें निकलती हैं उनको आने से यह पृथ्वी पर आने से बचाता है। पृथ्वी पर आने से क्या करता है? यह बचाता है। इससे क्या होता है? अगर यह पृथ्वी पर डायरेक्ट आती है, ओजोन परत ना हो और डायरेक्ट आती हैं तो इससे बहुत सारे क्या हो जाते हैं? रोग हो जाते हैं। इससे बहुत सारे रोग हो जाते हैं। जैसे बात करते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद की शिकायत हो जाती है। मोतियाबिंद की शिकायत हो जाती है किसकी वजह से? तो यह जो आपकी पराबैंगनी किरणें निकलती हैं उसकी वजह से। मोतियाबिंद। कैंसर की बात करते हैं। कैंसर, जो त्वचा में कैंसर होता है। और चर्म रोग हो जाते हैं। चर्म रोग हो जाते हैं जो हमारी स्किन में हो जाते हैं, त्वचा में हो जाते हैं। सनबर्न की प्रॉब्लम हो जाती है। तो किसकी वजह से होता है? यह UVC जो किरणें होती हैं, जो सबसे हानिकारक किरणें होती हैं सूर्य से निकलती हैं, कौन सी हानिकारक किरणें होती हैं? तो UVC किरणें होती हैं, वह सबसे ज़्यादा हानिकारक किरणें होती हैं। तो जो आपकी ओजोन परत है इन हानिकारक किरणों से हमें बचाती है यानी सुरक्षित रखती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। और आपसे पूछा गया है कि जो ओजोन परत है यह कौन से मंडल में है? तो आपको बतानी है समताप मंडल में। कहाँ पर है? समताप मंडल में है यह ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि किसी जगह के फ्लोरा और फेना सूचित करता है। किसी जगह के फ्लोरा और फेना सूचित करता है तो पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियाँ एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो आपको बताना है कि किसी जगह के फ्लोरा और फेना सूचित करता है। तो किसे सूचित करता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 के पेड़ पौधे और जंतुओं को यह फ्लोरा और फेना सूचित करता है। पेड़ पौधे और जंतुओं को यह फ्लोरा और फेना सूचित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपका 14 है कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण बताना है कि कौन सा है? वायु है, तालाब है, जल है, या मृदा है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है तालाब। तालाब क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आता है कि कौन जीवीय कारक नहीं है? कौन जीवीय कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, प्रस्तर। तो कौन जीवीय कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है प्रस्तर है वह जीवीय कारक नहीं है। जीवीय कारक में आते हैं पेड़ पौधे, जंतु आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं, और प्रस्तर है वह जीवीय कारक नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 16 आता है आपका कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो पेड़ पौधे होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? तो स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या प्रकाश मंडल में। तो जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यह स्थल मंडल में पाए जाते हैं। पेड़ पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं? स्थल मंडल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 आ जाता है कि अन्य क्वेश्चन नंबर 17 है कि अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं, डीकम्पोजर कहते हैं, या स्कैवेंजर कहते हैं, या ओमनीवोर कहते हैं। जो मृत जंतुओं पर निर्वाह करते हैं वह प्राणी क्या कहलाते हैं? तो वह स्कैवेंजर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्कैवेंजर कहलाते हैं, यानी कि वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं। स्कैवेंजर कहलाते हैं जो मृत जंतुओं पर निर्वाह करते हैं। स्कैवेंजर कैसे होते हैं? मांसाहारी और शाकाहारी होते हैं। कैसे होते हैं? मांसाहारी और शाकाहारी होते हैं। मांसाहारी और शाकाहारी होते हैं। कौन होते हैं? स्कैवेंजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि सीएनजी संक्षिप्त रूप है। सीएनजी का जो फुल फॉर्म है क्या है? कई बार पूछी गई है तो आपको पता होना चाहिए। क्लीन नेचुरल गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, या कार्बोनाइड नेचुरल गैस है, या कार्बोरेटेड नेचुरल गैस है। तो सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसकी जो फुल फॉर्म है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायान का कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व ऊष्मायान का कारण है? जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, या ध्वनि प्रदूषण है? तो आपको बताने हैं कि विश्व ऊष्मायान का कारण है। कौन है? तो वायु प्रदूषण इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 आता है कि महासागर ने पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किया है, जो है लगभग कितना है? जो महासागर ने पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किया है वह कितना है? 3/4 है, 1/2 है, या 1/4 है, या 2/3 है? तो आपको बताना है कि वह कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 3/4। 3/4 यह इसका राइट आंसर है। इसमें क्या है? इसमें महासागर आते हैं, सागर आते हैं, नदियाँ आती हैं। यहाँ तक बात क्लियर? नदियाँ आती हैं, सागर आते हैं, और महासागर भी इसमें आते हैं। जो 3/4 आपका भाग है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 आता है कि स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेगमाइट में निरीक्षण होता है। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट में निरीक्षण होता है तो सिलिका का, या मैग्नीशियम कार्बोनेट का, या कैल्शियम कार्बोनेट का, या सोडियम कार्बोनेट का? तो इसमें किसका निक्षेपण होता है? तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का इसमें क्या होता है? निक्षेपण होता है स्टेलेक्टाइड में और स्टेलेगमाइट में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 कि कैल्शियम और कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? वायु प्रदूषण का उदाहरण बताना है। धुआं और कुहासा है, या वाहनों से निकलने वाली गैस है, या जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली हुई गैस है, या उपरोक्त सभी है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपको बताना है
कि वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, तो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। यह सभी क्या हैं? यह वायु प्रदूषण के उदाहरण हैं। इनसे वायु प्रदूषण होता है, धुआं और कुहासे से होता है, वाहनों से जो गैस निकलती है उससे भी वायु प्रदूषण होता है, और जलती हुई लकड़ी से और जो चारकोल की गैस होती है उससे भी क्या होता है? वह धुआं सा निकलता रहता है, तो यह इससे क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 23 आता है कि भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। यानी कि भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम ... का प्रयोग रोकता है। तो कौन सा प्रयोग रोकता है? कागज के थैले का, प्लास्टिक के थैले का, या नायलॉन के थैले का, या चमड़े के थैले का? तो इसका राइट आंसर हो जाता है प्लास्टिक के थैले का। प्लास्टिक के थैले से क्या होता है कि इससे क्या होता है? जो प्रदूषण होता है वह फैलता है, और यह इसको जला दिया जाए तो ठीक है, अगर इसको ऐसे ही फेंक दिया जाता है तो यह क्या होता है? यह इसका जो चक्रण है वह इसको ख़त्म कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यानी कि इसको जो आपकी जो गाय होती हैं या इस तरीके से वह इनको खा लेती हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए इन पर क्या कर दिया गया है? इन पर रोक लगा दी गई है। इन पर रोक लगा दी गई है प्लास्टिक के थैले पर। यहाँ तक बात क्लियर? प्लास्टिक के थैले पर रोक लगा दी गई है किसकी वजह से? प्रदूषण को रोकने के लिए। प्रदूषण को रोकने के लिए इन पर क्या लगा दी गई है? रोक लगा दी गई है, क्योंकि इनको नष्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 आता है कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है, कितना ऑक्सीजन का प्रतिशत है जो हवा में कितनी ऑक्सीजन है? तो 44% है, 23% है, 40% है, या 21% है? तो आपको बतानी है हवा में जो ऑक्सीजन की मात्रा है कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, 21%। 21% क्या है? हवा में ऑक्सीजन की मात्रा है। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21% हवा में ऑक्सीजन की मात्रा है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। और बात करते हैं नाइट्रोजन की मात्रा की। तो नाइट्रोजन की मात्रा की बात करते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78%। 78% क्या है? नाइट्रोजन है। 21% आपकी क्या हो गई? ऑक्सीजन हो गई। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है कितनी होती है? इसकी मात्रा कितनी होती है? तो 0.03% इसकी मात्रा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। और जो अन्य जो शेष गैसें होती हैं कितनी होती हैं? 0.97% जो अन्य गैसें होती हैं वह इसमें शामिल होती हैं। तो आपसे ज़्यादातर ये पूछा गया है कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% है। नाइट्रोजन की कितनी है? 78% है। और या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा इन दोनों को मिला करके कितनी मात्रा बनती है। यहाँ तक बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है 25 है कि परम तापमान पैमाना कौन सा है? परम ताप का जो पैमाना है कौन सा है? सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, कैल्शियम है, या ये सभी हैं? तो आपको बताना है कि परम ताप का जो पैमाना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है केल्विन। केल्विन है। इससे क्या होता है? जो तापमान का जो पैमाना होता है वह केल्विन होता है। केल्विन से हम तापमान को माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। प्रकाश संश्लेषण है संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, या वायरसों द्वारा। किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है? वह संपादित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, सभी हरे पेड़ पौधों द्वारा। सभी हरे पौधों द्वारा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का संपादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? कौन सी संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था है
जो विश्व में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए देखभाल करती है? तो आपको बतानी है WWF है या WHO है या PETA है या फिर UN है। कौन सी संस्था है जो पर्यावरण की सुरक्षा की देखभाल करती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, UN संस्था है। UN संस्था है जो पूरे विश्व में सुरक्षा की देखभाल करती है, पर्यावरण की सुरक्षा की देखभाल करती है। यहाँ तक बात क्लियर। WHO की बात करते हैं तो इसका नाम क्या है? विश्व स्वास्थ्य है। यानी कि यह जो संस्था है क्या किसकी रक्षा करती है? विश्व स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करती है। किसकी? स्वास्थ्य संबंधी। विश्व स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो जेनेवा में WHO का हेडक्वार्टर है। यहाँ तक बात क्लियर। और जो WWF और PETA है, जो WWF और PETA ये जो संस्था हैं यह क्या करती हैं? जो प्रजाति हैं वह लुप्त हो जाती हैं उनके संरक्षण में यह कार्य करती हैं। WWF और PETA हैं वह क्या करती हैं? यह जो लुप्त प्रजाति होती हैं, जो जीव होते हैं, उनके संरक्षण के लिए कार्य करती हैं। उनके संरक्षण के लिए यह कार्य करती हैं। संरक्षण के लिए कार्य करती हैं। यहाँ तक बात क्लियर। दोबारा से समझ लीजिए कि जो आपकी इसमें पूछा था आपसे कि पर्यावरण की सुरक्षा की देखभाल कौन करती हैं? तो जो UN संस्था है वह पर्यावरण की सुरक्षा की देखभाल करती है। और जो WHO के बारे में बात करते हैं तो यह एक विश्व स्वास्थ्य संगठन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? जेनेवा में है। और WWF और जो PETA है आपकी PETA है यह क्या करती है? यह जो लुप्त प्रजाति हैं उनके जो लुप्त जीव हैं उनके संरक्षण में यह कार्य करती हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 आ जाता है कि कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा तो वायु प्रदूषण होगा, वायु ध्वनि प्रदूषण होगा या जल प्रदूषण होगा या यह सभी होंगे। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? तो जल प्रदूषण होगा। क्या होगा? जल प्रदूषण होगा। जो आपके कीटनाशक हैं जल में वह कीटनाशक हैं वह ज़्यादा हो जाएंगे तो जल का क्या हो जाएगा? प्रदूषण हो जाएगा। जल प्रदूषण में वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 29 आता है कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण है वह मापा जाता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण है वह किस में मापा जाता है? तो फोन में, डेसी में या डेसीबल में या डेसीमल में। तो जो ध्वनि प्रदूषण है वह किस में मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण है डेसीबल में मापा जाता है। किस में? डेसीबल में मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण है। और एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है और उसके लिए जो सहन करने की जो क्षमता होती है कितनी होती है, कितने डेसिबल होता है, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका जो डेसिबल होता है तो 70 से 80 उसकी क्षमता होती है। डेसिबल की तीव्रता होती है, इतनी तीव्रता को व्यक्ति है सहन कर सकता है। इससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। अगर इससे अधिक बढ़ जाती है तो वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। और मापते किससे हैं? इसे डेसिबल में से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 आता है कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो कागज है, कपड़ा है, धातु है या प्लास्टिक है। हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? सबसे ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक हो जाता है क्योंकि इसे हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, यह नष्ट नहीं हो पाता है और न ही इसका दोबारा से हम प्रयोग कर सकते हैं। ना तो यह नष्ट होता है ना ही हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यह हमारी पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ तक हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए 2011 का आपका यह सेट था, इसको हमने यानी कि आज हमारा जो EVS का पोर्शन है, EVS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको हमने उन सभी को हमने कंप्लीट कर लिया है। यानी कि आपके
ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आपका सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संस्कृत को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। इसी तरीके से हम सभी क्लासेस को करा रहे हैं और आगे हम प्रीवियस ईयर करा रहे हैं। इसके बाद और भी अब बहुत ही बेहतरीन रणनीति के साथ क्लासेस चलाएंगे। तो आपका जो यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले हमने एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर पेपर को लगा लिया है और फिर दोबारा से हम सिलेबस की ओर जाएंगे। तो अपनी तैयारी को इसी तरीके से आप करते जाइए, आपका यूपी टेट काफ़ी अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। फ्री नोट्स के लिए हम चैनल है उससे जुड़ जाइए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।